वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज के सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाएंगे, सबसे पहले हम उसकी थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसके हम क्वेश्चन को लगाएंगे। तो एक एक करके देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारी क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम इस वीडियो में डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल ड्यूटीज की ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत ही छोटी वीडियो होगी और जो वीडियो बनी है उनकी कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो कंटेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा ही कंसेप्ट है, ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं है और लिमिटेड ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हम देखेंगे उसका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्णन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का, भारतीय संविधान में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है कौन से आर्टिकल में इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया आर्टिकल 51A में, यानी कि आर्टिकल 51A में इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। और कौन से पार्ट में, तो पार्ट की अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, तो ये दिया गया है कौन से पार्ट में, पार्ट 4A में, यानी कि पार्ट 4A का मतलब पार्ट 4 में डीपीएसपी से रिलेटेड बात की गई है। वहीं अगर हम बात करें पार्ट 4A की, तो 4A मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज को, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो मौलिक हमारे कर्तव्य हैं, वो कहां से लिए गए हैं, यूएसएसआर, यानी कि उस टाइम पे, आज का टाइम पे जो रसिया है उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, उस टाइम के यूएसएसआर से ये क्या किए गए हैं, बोरो किए गए हैं। क्या बोरो किए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से बोरो किया गया है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। वहीं अगर हम बात करें इसकी जो सिफारिश की थी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज की सिफारिश की थी, मौलिक कर्तव्यों की जो सिफारिश की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी, वो सिफारिश की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पे इसकी सिफारिश पे फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 51A, यानी कि 51A अनुच्छेद के तहत इसको जोड़ा गया है। बात करें पार्ट की, तो कौन से पार्ट में इसके बारे में वर्णन किया गया है, पार्ट 4A में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया। 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की बात कर रहे थे हम कि इसको संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। ठीक है, बात करें हम पार्ट की, तो इसका जो वर्णन किया गया है वो पार्ट 4A, यानी कि आर्टिकल 51A में इसके बारे में डिटेल वर्णन किया गया है। जो टोटल हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो टोटल कितनी थी, 10 थी। बात करें आप प्रेजेंट की, तो बाद में एक ड्यूटीज को और जोड़ा गया, कब, 2002 में, यानी कि 86वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी वो कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। उन्हीं ड्यूटीज को हम क्रम बाय क्रम देखेंगे, यानी कि सीक्वेंस वे में देखेंगे। कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं इनका सीक्वेंस ऑर्डर कि कौन से नंबर पे कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है। अलग अलग एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, इस वजह से इनको हम सीक्वेंस वे में कोशिश करेंगे कि इनको सीक्वेंस वे में याद किया जाए। तो देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में आगे। फंडामेंटल ड्यूटीज देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, टोटल इसमें स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी 10। और अब करंट की बात करें तो करंट में हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है वो कितनी हो गई है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी हो गई है। जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारी, उसको कब जोड़ा गया, उसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, इसके अंतर्गत
11वें मौलिक कर्तव्य को यानी कि 11वें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। देखते हैं हम इसी में आगे ये हमारी कुछ ड्यूटीज दे रखी हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इन ड्यूटीज को देखेंगे। तो पहली हमारी ड्यूटीज क्या दे रखी है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। यानी कि पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो ये बताता है कि हमें अपने नेशनल एंथम का और नेशनल सॉन्ग का क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि उसका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है। कौन सा मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य हमारा किसके सम्मान के बारे में कहता है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, यानी कि हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य है, पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है। वहीं अगर हम बात करें हमारे दूसरे मौलिक कर्तव्य की, तो जो दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, चेरिश नोबल आइडियाज ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करना चाहिए, हमें संयोग करके रखना चाहिए उनका। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को ऐसी चीज जो प्रेरित करे, उन आदर्शों को हम क्या करके रखना चाहिए, संयोजित करके उनको हमें रखना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें तीसरे की, तो हमारा जो तीसरा कर्तव्य है वो क्या कहता है, प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो हमने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज देखी, कितने हमने मौलिक कर्तव्य देखे अभी तक, 3 मौलिक कर्तव्य। पहला हमने क्या देखा, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की क्या करनी चाहिए हमें, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, यानी कि सम्मान करना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, जो भी फ्रीडम फाइटर थे हमारे, स्वतंत्रता से रिलेटेड जो भी हमारे आदर्श थे, उनका हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनको संयोग करके रखना चाहिए। तीसरा हमने क्या देखा कि हमारी जो संप्रभुता है, यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, उसको हमें क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। वही अगर हम बात करें हमारे चौथे मौलिक कर्तव्य की, चौथा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करें। यानी कि ये जो चौथा वाला मौलिक कर्तव्य है ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है, जब देश की रक्षा करेंगे तभी तो हम इन चीजों को आगे चल के और ज्यादा रिस्पेक्ट दे पाएंगे और इनका प्रोटेक्शन कर पाएंगे। जब देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो सोवेरेनिटी की क्या हम रक्षा करेंगे, क्या हम एक दूसरे को यूनाइटेड करके रखेंगे, क्या इंटीग्रेटेड करके रखेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि हमें डिफेंड द कंट्री, यानी कि देश की रक्षा हमें करनी चाहिए। तो हमने कुल फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कितनी देखी, कितने मौलिक कर्तव्य देखे अभी तक, हमने 4। इनको सीक्वेंस वे में अच्छे से याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि भाईचारे की जो भावना है वो सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए। यानी कि सब में भाईचारे की भावना रहनी चाहिए। यानी कि भारत के सभी लोगों के बीच समान भाईचारे की भावना को क्या करना चाहिए, हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारा 5वां मौलिक कर्तव्य इसके बारे में बताता है। किसके बारे में, ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे के बारे में हमें बताता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। यानी कि जो भी हमारे संस्कृतियां हैं, जो भी हमारे भारत की जो संस्कृतियां हैं, सभ्यता है, उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्या बताता है ये हमारा, हमारी जो सामाजिक संस्कृति है कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें, यानी कि उसकी सुरक्षा करें। ये हमारा मेन कर्तव्य है। कौन सा, 6वां। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि हमें नेचुरल इन्वायरमेंट, जो भी हमारा पर्यावरण है, उसकी भी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। कम से कम प्रदूषण करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट की यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। तो एक हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, ये भी है। सबसे पहली स्लाइड में हमने कितने मौलिक कर्तव्य देखे, 4। फिर देखे हमने 2 और 6। ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है, 7वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है।
इनको सीक्वेंस वे में इसलिए वजह से याद करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस वे में यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम में वो उसका क्रोनोलॉजी सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है, यानी क्रोनोलॉजी की क्वेश्चन वो अक्सर पूछता ही रहता है, तो क्रोनोलॉजी में तो और अच्छे से याद रखेंगे। तो ये हमारा कौन सा है, 7वां पॉइंट है। नेक्स्ट देखेंगे 8वां, डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। क्या करना चाहिए हमें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनी चाहिए और जितने ज्यादा मतलब ज्ञान हम अर्जित कर सकते हैं उनको ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति किसी की भी है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। आगे देखेंगे आगे हमारे और कौन कौन से मौलिक कर्तव्य, तो आगे हमारा मौलिक कर्तव्य दे रहा है, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। किस किस की तरफ प्रयास करते रहना चाहिए हमें, व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक गतिविधियां हो, यानी कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, उन पे हमें क्या करना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए। ये भी हमारा क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। यानी कि किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो किसी भी क्षेत्र में या तो सामूहिक कार्यक्रम हो या फिर इंडिविजुअल कार्यक्रम हो, उसको हमें क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और करते रहना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो हमारा जो सबसे लास्ट है, जो सबसे बाद में जो हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा किसके अंतर्गत जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको ऐड किया गया, यानी कि जोड़ा गया। तो जो 86वां संविधान संशोधन 2002 था वो किसके बारे में कहता है, कौन से मौलिक कर्तव्य के बारे में हमें बताता है। तो हम देखेंगे इसमें, पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन और चिल्ड्रन और वार्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, यानी कि जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, जो 6 से 14 साल तक के जो भी हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी किसके बारे में बात करता है, उनकी शिक्षा के बारे में ये हमारा मौलिक कर्तव्य बताता है। यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे शिक्षा के बारे में बताता है और इसी मौलिक कर्तव्य को सबसे बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। जितने भी मेरे द्वारा आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये जो थ्योरी में लेके आया हूँ, थ्योरी उसी के रिगार्डिंग लेके आया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये थ्योरी है आपकी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें बताता है किसके बारे में, 86वें संविधान संशोधन के बारे में बताता है कि 86वें संविधान संशोधन में जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं उनको क्या देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ठीक है, कि वो अपनी जो शिक्षा है वो सारे के सारे बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। यही हमारे बारे में मतलब यही जो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो इसी की बात करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बारे में क्वेश्चन, जो भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चन को हम इस आगे हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, Which amendment act included the fundamental duties of citizen in Indian Constitution? यानी कि वह कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। यानी कि भारतीय संविधान में वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज को यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो वो जो हमारा संविधान था वो कौन सा था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था, 1976 में। इसी के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन की, तो 73वें संविधान संशोधन किसके लिए था,
ये था पंचायती राज सिस्टम के लिए। किसके लिए? पंचायत के लिए। जो 73वां संविधान संशोधन था वो हमारा था पंचायत के लिए, यानी कि रूरल लेवल पर। स्टेट में भी जो रूरल और अर्बन लेवल के लिए है उसके लिए था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1992 का। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पूछा गया है कि जो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उनको कौन से पार्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो बात करें हम पार्ट 4A, यानी कि भाग 4A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। बाकी की ये और भी 3 बच्चे हैं, उसमें हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट में किसके बारे में वर्णन किया गया है? सिटीजनशिप के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। कौन से पार्ट में, यानी कौन से भाग में? भाग 2 में। वही अगर हम बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में किसके बारे में मेंशन किया गया है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के बारे में भाग 3 में कहा गया है, वर्णित किया गया है। वही अगर हम बात करें भाग 4 की, पार्ट 4 की, तो पार्ट 4 में किसके बारे में बताया गया है? डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी के बारे में, जो कि आयरलैंड से लिए गए थे, उसका जो वर्णन है वो भाग 4 यानी कि पार्ट 4 में इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कराया उसी से रिलेटेड है कि इन चारों में से कौन सा मैच नहीं करता। बात करें हम सेकंड पार्ट की, तो सिटीजनशिप की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें हमें क्या बताना है? नॉट करेक्टली मैच, यानी कि करेक्टली मैच इनमें से कौन सा नहीं करता। तो पार्ट सेकंड में, यानी कि भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। वही अगर हम देखें भाग 3 यानी कि पार्ट 3, उसमें फंडामेंटल राइट के बारे में वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही बात है। पार्ट 4 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। वही अगर हम बात करें पार्ट 5 में, तो क्या पार्ट 5 में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया? क्या मौलिक कर्तव्यों के बारे में पार्ट 5 में बताया गया? यानी भाग 5 में बताया गया? नहीं। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया? द यूनियन, संघ के बारे में। किसके बारे में? द यूनियन, यानी कि संघ का जो वर्णन किया गया है वो भाग 5 में किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज किसमें वर्णन किया गया? भाग 4A में। समझ में आ रहा है वो सभी को? देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो गलत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा। नॉट करेक्ट ही हमें पूछा था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ये हमें पूछा गया है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि अपहोल्ड यानी कि बना के रखना। क्या? किस चीज को बना के रखना? प्रोटेक्ट करना। किसकी? संप्रभुता की, यानी कि सोवेरेनिटी की, यूनिटी की, एकता की और अखंडता की हमें रक्षा करना, सुरक्षा करना। ये हमारा क्या है? ये हमारी क्या है? मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य में भी ये कौन से नंबर का मौलिक कर्तव्य है हमारा? तो ये हमारे 3रे नंबर का मौलिक कर्तव्य है। कौन सा? 3रे नंबर का ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये हमारे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। सी नहीं, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। यानी कि ये हमारी क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? द फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर। यानी कि संप्रभुता, अखंडता और एकता के बारे में जो फंडामेंटल ड्यूटीज में वर्णन किया गया है वो कौन से नंबर का है? वो कौन से नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो वो हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य है? 3रे नंबर का, यानी कि डी हमारा क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। यानी कि इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है, कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य है। बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण की बात करता है। क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथककरण की बात डीपीएस के अंतर्गत की गई है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत की गई है? तो अगर हम देखें तो
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका जो आर्टिकल है वो कितना बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, जब मैंने आपको डीपीएसपी के थ्योरी और उसके क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की जो बात की गई है वो आर्टिकल 50 यानी कि डीपीएसपी के अंतर्गत की गई है। तो ये वाला तो हमारा मौलिक कर्तव्य है नहीं, ये हमारे क्या है, ये है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए हमने नेक्स्ट, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि ये क्या बात करता है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व, हमें संरक्षित करके रखना चाहिए रिच हेरिटेज, जो भी हमारे हेरिटेज है, जो भी हमारे कल्चर है, उनको क्या हमें संरक्षित करके रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इन्हें हमें करके क्या करके रखना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए। यही हमारे किसके बारे में बताता है, ये हमारा बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमारा क्या मौलिक कर्तव्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भैया अगर हम बात करें एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का वर्णन की बात किसमें की गई है, अस्पृश्यता, आर्टिकल 17 में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट है। जो फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक जिनके बारे में वर्णन किया गया है, वो हमारा क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात डीपीएसपी में भी की गई है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, डीपीएसपी का। डीपीएसपी के हमारे आर्टिकल कौन से हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल है 36 से लेके 51 हमारे डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। ये वाला हमारा क्या आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा, बी वाला। एक बात और बतानी है आपको, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी नॉन जस्टिसेबल होती हैं, यानी कि वो लीगल नहीं होती, लीगल होती हैं, लेकिन अगर उनका हनन हो रहा है, उनका अगर वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिसेबल होती हैं, ये बात और अच्छे से दिमाग में रखेंगे, यानी कि ये बात योग्य नहीं है। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है हमारी, वो कैसी है, गैर वाद्य योग्य है, यानी कि नॉन जस्टिसेबल है नेचर में। देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि इन चारों में से हमें बताना है कि हमारी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, यानी कि कौन सा इन चारों में से हमारा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आएगा। तो हम देखेंगे, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना क्या ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसकी सुरक्षा करना क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल, यानी कि इस आइडियल की हमें क्या करना, रक्षा करना। हमारे संविधान संशोधन में, हमारे संविधान में जो भी मौलिक कर्तव्य के जो भी आइडिया दिए गए, जो भी आदर्श दिए गए, उनकी सुरक्षा करना भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। वही अगर हम बात करें टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, तो पब्लिक इलेक्शन की बात हमारे मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं की जाती है। इलेक्शन की बात हमारे किसके अंतर्गत की जाती है, इलेक्शन की बात करते हैं हम इलेक्शन प्रोसीजर के अंतर्गत। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। हमसे क्या पूछा है, गलत ही तो पूछा है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से हमें फिर बताना है कौन सी हमारे मौलिक कर्तव्य है, यानी कि इन चारों में से हमें बताना है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी होंगी। तो देखते हैं, अच्छा इसमें नोट पूछा है कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं होंगी, तो इसमें हमें बताना है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या जो हमें एनवायरनमेंट है उसकी प्रोटेक्ट करनी चाहिए, यानी कि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, क्या ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। एक बात और आपको बता दूं कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है और जो फंडामेंटल राइट होते हैं, वो दोनों की दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट की, तो जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो कोर्ट में जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिएबल है, यानी कि उसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वही अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, ये हमारे वाद्यों की नहीं है, यानी कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो नॉन जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में।
तो ये इन दोनों में अंतर होता है। किस किस में? फंडामेंटल राइट में, यानी कि मौलिक फंडामेंटल राइट में, और फंडामेंटल ड्यूटीज में। ये हमारे क्या होते हैं? अंतर होते हैं। बात करें हम किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट आता है नेशनल एंथम की रक्षा करना। ये सबसे पहले हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो ये वही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि जो राष्ट्रीय की इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो जरूरी है, जो भी हमारे मॉन्यूमेंट है और जो भी प्लेसेस है, वो जो भी जरूरी प्लेस है, तो उनकी रक्षा करना हमारा क्या है? हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करना भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो अगर हम बात करें इन चारों में से हमारा क्या हो जाएगा? कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आते? तो मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ये नहीं आता। ये किसका पार्ट होता है? ये होता है हमारे डीपीएसपी का पार्ट, यानी कि आर्टिकल 49 में इसके बारे में वर्णन किया गया है कि मॉन्यूमेंट और नेशनल इंपोर्टेंस की रक्षा करना हमारा क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट करेक्टली मैच पूछा है, यानी कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सी वाला हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पार्ट 4A, यानी कि इन चारों में से हमें बताना है कि इन चारों में से हमारा मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। तो देखेंगे नेशनल फ्लैग, क्या नेशनल फ्लैग की रक्षा करना क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है? बिल्कुल सही बात है। ये हमारा सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज की क्या करनी चाहिए? सम्मान करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भाईचारे की सद्भावना होनी चाहिए सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। ये भी हमारा क्या होता है? मौलिक कर्तव्य होता है। टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट एंड टीचर, अपने माता पिता का और टीचर का सम्मान करना क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि सभ्यता संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा क्या है? एक हमारा मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। Which one of the following duties have been prescribed by the Indian Constitution as fundamental duties, यानी कि इनमें से बताना है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी है, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। देखिए लगातार जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते जा रहे हैं, इनसे हमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो हम सबको क्या होते जा रहे हैं? एक तरीके से रटते जा रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज हमें अच्छी तरीके से दिमाग में घुस जाएगी तो वो चीज हम कभी भी नहीं भूलेंगे। इस वजह से जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा लगाना इसी वजह से जरूरी होता है। सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़िए, फिर उसी से रिगार्डिंग उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। तो हमें बताना है कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज इन चारों में से है। टू डिफेंड द कंट्री, यानी कि देश की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही बात है। इनकम टैक्स करना हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो कभी कभी हम क्या देखते हैं कि अगर हमने ऑप्शन 2 एलिमिनेट कर दिया, मान लिया हमें मालूम है ये इन दोनों के बारे में हमें अगर नहीं पता, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कि उनसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि दूसरा हमारा नहीं होगा सही, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, दूसरा ये भी कट गया। तो हमारे कौन से बच्चे? 1 2 3, 1 3 और 4, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और ऑप्शन पे ध्यान चला जाना चाहिए। अगर एक चीज हमें पता है दूसरी चीज नहीं पता है तो ऑप्शन पे भी हमें देख लेना चाहिए। ठीक है, ये तब की बात है जब हमें 50-50 हो। अगर आपको चारों के चारों ऑप्शन पता है तब तो आपको कोई भी ऐसा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिच हेरिटेज की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफगार्ड करना भी हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसको और हम देखेंगे। इसमें से हमें पूछा है कि कौन से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य के जो भारतीय नागरिक हैं उनके कौन से मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है। टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज कल्चर, ये तो हमारा होता ही है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस,
क्या ये हमारा मौलिक कर्तव्य है? नहीं, ये हमारे राज्य के क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत की गई है, तो पहला सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि या तो व्यक्तित्व हो, यानी कि सिंगल हो, या फिर कलेक्टिव एक्टिविटी हो। सामूहिक अगर एक्टिविटी है उसमें क्या होना चाहिए, हमें सतत रहना चाहिए, करते रहना चाहिए उस काम को। तो ये भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। तो हमारे कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा। तो सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। हम देखेंगे कि क्या है, पहले सब्जेक्ट दिए गए हैं और उससे रिलेटेड क्या दिए गए हैं, हमारे आर्टिकल दिए गए हैं। तो मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में कि टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण की बात कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 50 में। तो यानी बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आर्टिकल 50 में की गई है। कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 50 में की गई है। तो डी का क्या हो जाएगा, 3। तो डी का 3 किसमें, डी का 3 केवल और केवल इसमें। तो बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी अगर हमें एक ऑप्शन भी मालूम है तो उससे भी हमारे ज्यादातर आंसर सही हो जाते हैं, क्योंकि डी के 3 किसी और में नहीं दे रखा है। अगर हम बात करें किसकी, पहले वाले की, टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, यानी कि हमें सम्मान करना चाहिए किसका, अंतरराष्ट्रीय न्याय की जो बात की गई है वो किसमें की गई है, आर्टिकल 51C में की गई है शायद, आर्टिकल 51C। तो यानी कि पहले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, यानी कि हमें कंपैशन होना चाहिए किसके लिए, लिविंग क्रिएचर के लिए। उसकी जो बात की गई है वो किसके अंतर्गत की गई है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज G के अंतर्गत बात की गई है। और अगर हम बात करें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि रिफॉर्म वगैरह की बात की गई है किसमें, 51A के सब क्लॉज H में बात की गई है। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की थ्योरी और उससे रिलेटेड उसके एमसीक्यूज। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो सभी लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।